नमस्कार दोस्तों। तो हम स्टार्ट ये अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स वाला चैप्टर जो है थोड़ा सा बचा हुआ था और इसी में हम पंचायती राज भी देख लेंगे। तो ये आपका पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 5 का सेक्शन है। तो इसमें सामाजिक योजनाएं जो उनके लिए कुछ चलाई गई, तो जैसे 2021 से जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता था, जिसमें आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना, समाज में उनके योगदान का जश्न मनाकर आदिवासी विरासत को बढ़ावा देना। क्या हुआ था कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन हुआ था, तो इस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर मुख्यमंत्री आदिवासी परिवहन योजना, जो दूर दराज के क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों और समुदायों के लिए मुफ्त परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। फिर आपका पेसा एक्ट कार्यान्वयन, तो ये सुदृढ़ हुआ 2001 से 2022 के दौरान में, और इसको ये तो देखिए पेसा एक्ट तो आ गया था 1996 में, फिर इसको 2022 में लागू किया गया मध्य प्रदेश में। तो स्थानीय शासन में निर्णय लेने की शक्तियों के साथ आदिवासी ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना, आदिवासी स्वायत्तता सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य था। फिर कुछ शैक्षणिक योजनाएं, जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 2018 से मध्य प्रदेश में विस्तारित हुई है। इसका विजन क्या है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, आवास के साथ, है ना, मतलब वहीं हॉस्टल रहेगा और बच्चे का स्कूल भी रहेगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2017, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून आदि में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी आदिवासी छात्रों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहायता प्रदान करना। फिर आवास भत्ता सहायता योजना, घर से दूर शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों को आवास व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है। इसके अलावा आर्थिक योजनाएं, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 2022, इसका विजन और उद्देश्य क्या है? वित्तीय सहायता और कौशल विकास के माध्यम से आदिवासी युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देना। फिर टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना 2022, इसका उद्देश्य क्या है? जो आय उत्पादक गतिविधियां हैं उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके आदिवासी परिवारों का समर्थन करना। ठीक, तो भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार का मतलब समझते हैं आप, मतलब काइंड ऑफ स्टार्टअप टाइप से, ठीक है। तो उनको फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे और स्किल डेवलप कर देंगे उनका, जिसके माध्यम से जो आदिवासी युवा हैं वो स्वरोजगार को उनको बढ़ावा मिल जाएगा। फिर टांटिया मामा आर्थिक कल्याण, तो आर्थिक कल्याण कर दिया जाएगा आय उत्पादक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री कृषक आशीर्वाद योजना 2020 में आई, आदिवासी किसानों को बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण पर सब्सिडी देने के लिए। इसके अलावा आप देखिए, तो ये तमाम स्कीम्स थी। इसके अलावा और जैसे अनुदान आहार योजना है, ठीक, तो वो सब स्कीम है। फिर पीएम जनमन स्कीम है। पीएम जनमन मतलब स्कीम के अंतर्गत क्या है कि जो भी, मतलब पीएम जनमन, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी स्कीम्स हैं, लेट सपोज पीएम आवास योजना, ठीक, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम मातृत्व वंदना योजना, तो इसमें से जो भी फ़ायदा, जितना भी फ़ायदा एसटी वर्ग को होता है, ठीक है, तो वो जो एसटी वर्ग है वो इस पीएम जनमन योजना के अंडर में आता है। मतलब कि पीएम जनमन योजना का मतलब ये है कि जितने भी सरकारी की अन्य स्कीम्स हैं, ठीक है, उस स्कीम्स में जो एसटी वाला वर्ग है उसको जो लाभ मिलेगा, तो वो इनके लिए स्पेशली पीएम जनमन कहलाएगा, ठीक। अब नक्सली समस्या से संबंधित मुद्दे हैं, तो क्या है? दूरस्थ वन क्षेत्रों में भौगोलिक फैलाव, ठीक है, तो बहुत बड़ा एरिया जो है कैप्चर कर रखा गया है, तो इससे प्रॉब्लम होती है, तो ये वाला जो क्षेत्र है। फिर गरीबी और आर्थिक असमानताएं, ये मुद्दे हैं। भूमि विवाद और वन अधिकार, ये मुद्दा है। फॉरेस्ट रेंजर हो गए, फॉरेस्ट गार्ड हो गए, उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होते रहना। आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी, मतलब अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, कि सड़क नहीं है, ठीक है, स्कूल नहीं है, लाइट नहीं है। तो एक तो ये इसलिए भी नहीं क्योंकि यहाँ नक्सली हैं, ठीक है, और इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे नक्सली है, दोनों का काम वही है। मतलब नक्सलियों की वजह से बन नहीं पा रहा है ये, ऐसा। पहले इसलिए नहीं बन पा रहा था, पहले नहीं बना तो नक्सली बन गए, अब नक्सली बन गए इसलिए नहीं बन पा रहा है। समझ गए आप कि मतलब अब इस क्षेत्र में नक्सली नहीं थे, पहले नक्सली नहीं होते थे, ठीक है, और इस क्षेत्र में विकास नहीं था, तो इस क्षेत्र में विकास कराने के लिए लोग नक्सली बन गए। अब यहाँ पे नक्सली हैं इसलिए विकास नहीं हो रहा है।
विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन, ठीक। अब यहाँ पे क्या खुल जाएगा आपको, कोई डैम खुल रहा है, कोई माइनिंग खुल रही है, तो फिर उनका डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर कानून प्रवर्तन एजेंसियों में विश्वास की कमी, मतलब दे डू नॉट बिलीव, ठीक है, उनको मतलब ये लगता है कि भाई ये जो है हमारे साथ छल कपट करेंगे, धोखा करेंगे। युवाओं का कट्टरपंथ और भर्ती, ये मुद्दे हैं, मतलब जो युवा हैं उनको भर्ती किया जा रहा है अपने उसमें। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खुफिया कमजोर नेटवर्क, हाँ मतलब अब एक रॉ तो इंडिया में चलो चलती नहीं है, वो तो इंडिया के बाहर काम करती है, पर आईबी जो है ये सब है, या फिर किसी और भी, ये तो यहाँ क्या ही काम करेंगे। लेकिन आप देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला एरिया है जो नक्सल प्रोन है, अब इस एरिया के आसपास जो गांव होंगे, अब अगर उनके साथ पुलिस वालों के अच्छे टचअप हैं तब तो काम हो जाएगा, और नहीं है तब तो फिर समझ लीजिए कि ये गलत इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को देंगे, पुलिस वाले यहाँ पहुँचेंगे और फिर इनके ऊपर गोलीबार हो जाएगा। आत्मसमर्पण और पुनर्वास कार्यक्रमों में चुनौतियाँ, मतलब सरकार जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इसका आत्मसमर्पण पॉलिसी का, वही ढंग से नहीं कर पाती है। फिर नक्सली मुद्दों का राजनीतिक दोहन, ये तो पता ही है आपको कितना अच्छे से होता है। तो ये हमारा था मुद्दे थे, अब इसको रिजॉल्व वो कैसे होगा, आप वहीं जितनी स्कीम है वहीं पे वो सब लिख दीजिए, वो आपका पूरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और उतना बड़ा मध्य प्रदेश में नक्सली वाला कुछ इशू है नहीं, तो उससे आने के क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं। अब देखिए हमारा क्या हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992 1993 में, ठीक है। अब जब ये अमेंडमेंट हुआ तो इस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 तो ऑलरेडी था ही, लेकिन पार्ट 9 खाली रखा हुआ था, ठीक। तो पार्ट 9 जो है आपका, जो खाली पड़ा हुआ था, सॉरी पार्ट 9 नहीं भाई, पार्ट 11 है, ठीक है। जो पार्ट 11 है आपका, वो 9 और 10 बन गए थे पहले ही, जैसे 9 बन गया था आपका फर्स्ट अमेंडमेंट में, और शेड्यूल 10 आपका बन गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया खुद ही, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये है तो पार्ट 9 में ही, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है, ये तो ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो शेड्यूल है, तो यह है शेड्यूल 11th में, ठीक। और ये 11th शेड्यूल वही 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ी, ठीक है। वही मैं कहूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब 243 में क्या बोला है इसने, डेफिनेशन है रिलेटेड टू पंचायत, ठीक, कि जैसे ग्राम सभा की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। मतलब इसमें आया है जैसे वर्ड जनसंख्या, जनगणना, तो उसका मतलब क्या होगा। इसमें ग्राम सभा तो मैंने बता दिया। अब जैसे इसमें बोला है कि आरक्षण बोला है जो, तो उसका मतलब क्या होगा, तो हर एक चीज़ का परिभाषा उसमें लिखा है। 243 ए में क्या बोला, पावर्स ऑफ ग्राम सभा, तो ग्राम सभा की क्या होंगी, पावर्स होंगी। फिर 243 बी में क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एट डिफरेंट लेवल, मतलब कि जैसे देखिए 3 स्तर होंगे, ठीक है। अभी हम सीधे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में 3 स्तर है, ठीक है। आपका ग्राम, फिर आपका जनपद और आपका जिला पंचायत, ठीक है। ग्राम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, ये 3 लेवल चलते हैं, ठीक। फिर क्या बोला, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, इसका मतलब ये है, देखिए 243 बी क्या बोल रहा है और सी क्या बोल रहा है, समझने की जी। आपका ग्राम पंचायत हुआ, जनपद हुआ और फिर आपका जिला हुआ। अब ग्राम पंचायत में 2 लोग होंगे, एक तो होगा कौन, सदस्य, और होगा अध्यक्ष। तो सदस्य का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, जैसे सदस्य का चुनाव सब में प्रत्यक्ष होगा, ठीक। लेकिन अध्यक्ष का चुनाव जो है विधानसभा चाहिए उस टाइप से होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन जनपद पंचायत, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा। तो ये जो सिस्टम है ये क्या कैसा होगा, ये लिखा 243 सी में, जो कि है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। फिर आपका डी में क्या है, SC ST वुमेन्स, इनके लिए ठीक है, इनके लिए रिजर्वेशन है। 243 ई में क्या बोला है कि एक्सटेंस, मतलब पंचायत का कार्यकाल कितना होगा, तो भाई 5 साल। एफ में क्या बोला है कि डिसक्वालिफिकेशन की बात बोला है, थोड़ा सा 243 एफ में क्या बोला है, जैसे एफ का मतलब तो होता ना फेल, तो फेल मतलब डिसक्वालीफाई हो गया, तो आप डिसक्वालिफिकेशन फॉर पंचायत मेंबरशिप, मतलब कि ये बोला है कि अगर आप 21 साल से कम के हैं
तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मतलब 21 साल एज होनी चाहिए। जी का मतलब क्या, 243 जी मतलब पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। एच का मतलब क्या, पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स, जो टैक्स कलेक्ट करना है ना उसकी पावर है। आई क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य वित्त आयोग है उसका निर्माण करने की बात बोला है। जे में ऑडिट करने की बात बोला है, ठीक है। के में इलेक्शन कौन बनेगा मतलब कंडक्ट करने की बात बोला है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। एल में क्या बोला है, एप्लीकेशन ऑफ पार्ट 9 टू यूनियन टेरिटरीज, है ना, तो यूनियन टेरिटरीज में पार्ट 9 का एप्लीकेशन जो है। एम में क्या बोला है कि एक्सेप्शंस टू द एप्लीकेशन ऑफ पार्ट 9, ठीक है, मतलब ये जो पार्ट 9 है कुछ कुछ जगहों पर अप्लाई नहीं होगा, लेट सपोज जहाँ पे शेड्यूल 6 वाले हैं तो यहाँ फिर पैसा लागू होगा। फिर 243(9) में क्या बोला, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग पंचायत लॉज। अब लेट सपोज ये 1993 में आया था, अब किसी जगह 1991 में ही पंचायत चुनाव हो चुके हैं पहले, लेकिन अब जो नई ये बनी है तो इसको 2 साल और लगेंगे। तो जिन जिन पंचायतों के कार्यकाल जो है मतलब पूरे नहीं हो जा रहे हैं तो तब तक उनका मतलब ये है कि आप कंटिन्यू कर लो तब तक, उसके बाद फिर आप जो है ये जो 73rd अमेंडमेंट से जो बना है उसके हिसाब से गठित करना। 243 ओ में बार ऑन कोर्ट इंटरफेरेंस इन पंचायत मैटर्स, समझ गए, तो पंचायत के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ना घुसे तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा बोल रही है। इसके बाद मैंने आपको पीछे भाई 243 जो बी और 243 सी में जो अंतर बताया वही यहाँ लिखा है, ठीक, सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिख दिया था यहाँ पे। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 के ढांचे के तहत काम करती है, जिसने स्थानीय स्वशासन को त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाया, ठीक है, बलवंत राय मेहता साहब ने बोला था। मध्य प्रदेश में पंचायती राज की संरचना अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा आपको ग्राम, फिर आपको मिल जाएगा जनपद, फिर आपको मिल जाएगा जिला, ठीक है। ग्राम पंचायत जो है गांव स्तर पर एक या कई गांव के लिए गांव स्तर पर गठित होता है। सदस्यों का चुनाव गांव की आबादी द्वारा सीधे किया जाता है, ठीक है। सरपंच ग्राम पंचायत का नेतृत्व करता है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें सदस्य भी डायरेक्ट चुना जाता है, अध्यक्ष भी डायरेक्ट चुना जाता है। शक्तियाँ और कार्य, गांव स्तर पर कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन करना, कुओं तालाब सड़कों का पैसा खा जाना, जैसे सार्वजनिक संसाधनों का रख रखाव करना, स्थानीय विवादों का समाधान करना, सामाजिक सद्भाव को कम करना, बढ़ावा देना, वैसे लिखा है लेकिन। फिर जनपद पंचायत आपका यह ब्लॉक स्तर पर होता है, जिसमें ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। इसका अध्यक्ष जो होता है जनपद पंचायत का जो पंचायत का प्रमुख होता है, और इसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है। जैसे 15 लोग हैं तो उन 15 लोगों में से ही बनाया जाएगा एक को, और सदस्य जो होता है उसको डायरेक्ट चुना जाता है। आपने इसके लिए वोट भी दिया होगा, जब आप पंचायत का वोट देने जाते हैं तो आपके सामने 3 ईवीएम रखी देती है, एक ग्राम पंचायत की, एक जनपद पंचायत की, एक जिला पंचायत की। ब्लॉक स्तर पर विकास गतिविधियों की योजना बनाना और उनकी निगरानी करना, ठीक है, रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। फिर जिला स्तर पर जनपद पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हुए जिला स्तर पर काम करती है। जिला अध्यक्ष जिला पंचायत का नेतृत्व करता है, ठीक है। शक्ति कार्य के यहाँ कोई जिला विकास योजनाओं की तैयारी करेगा, ब्लॉक और ग्राम स्तरीय योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करेगा। फिर जनपद पंचायतों ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी करेगा, ये तमाम चीज़ें करेगा ये। फिर मध्य प्रदेश में आपका जो पंचायती राज संस्थानों की शक्तियाँ क्या है, ठीक है, जैसे उसमें लिखा है पावर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन देख लिया भाई कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, कि गांव में कैसे होगा, जिला में कैसे होगा, जनपद में कैसे होगा। फिर हमने शक्तियाँ देख ली, अब मतलब देखना है शक्तियाँ। तो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांट सकते हैं आप, प्रशासनिक, वित्तीय, ठीक है, और आगे भी आएगी अभी। तो प्रशासनिक शक्तियाँ क्या हैं, तो मनरेगा, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जैसे सरकारी योजनाओं की निगरानी, जन्म मृत्यु संपत्ति के स्वामित्व जैसे, ग्राम स्तरीय अभिलेखों का प्रबंधन और छोटे मोटे सामाजिक अपराधों के लिए दंड लगाने की शक्ति। इसके बाद आप देखेंगे जो फाइनेंशियल पावर है, इसमें देखिए संपत्ति, बाजार और मेले, जल उपयोग शुल्क, और वे निम्नलिखित माध्यमों से भी धन प्राप्त करते हैं। राज्य वित्त आयोग जो अनुदान दे देता है और केंद्रीय वित्त आयोग जो अनुदान दे दिया, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि वे न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं। ग्राम पंचायतें जो हैं न्याय और पंचायत प्रणाली के तहत छोटे मोटे विवादों को सुलझा सकती हैं।
वे संपत्ति, पारिवारिक विवादों, छोटे मोटे दीवानी मामलों से संबंधित विवादों को सुलझा सकते हैं। फिर कुछ विकासात्मक शक्तियाँ होती हैं। स्थानीय विकास कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित धन का उपयोग जो है, उचित उपयोग जो है वो सुनिश्चित करना है। तो ये सब इसमें शामिल है। अब अनुच्छेद 243 जी में क्या है, तो पंचायतों का सशक्तिकरण। राज्य विधानमंडल पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां और अधिकार सौंप सकते हैं। ठीक। फिर शक्तियों का ट्रांसफर। राज्य विधानमंडल विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को विशिष्ट शक्तियां और जिम्मेदारी ट्रांसफर करने के लिए कानून बना सकता है। फिर आर्थिक विकास योजना। पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। फिर सामाजिक न्याय पहल। पंचायतों को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम विकसित करने और उन्हें लागू करने का काम सौंपा जा सकता है। योजनाओं का कार्यान्वयन। पंचायतें 11वीं अनुसूची में निर्दिष्ट योजनाओं सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय योजनाओं को क्रियान्वित कर सकती हैं। फिर लचीला ढांचा। शक्तियों का हस्तांतरण। राज्य कानूनों द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन है, जो अनुकूलनीय शासन सुनिश्चित करता है। फिर स्थानीय स्तर पर मतलब स्थानीय स्तर की स्वायत्तता। यह लेख स्थानीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए पंचायतों को निर्णय लेने का अधिकार पर जोर देता है। ठीक। तो कुछ खास नहीं है, बेसिक से ही इसके काम है। ठीक है। स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ दे सकता है, कोई नई पावर दे सकता है। फिर आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करने के लिए इसको अधिकृत कर सकता है। तो इस तरीके की तमाम कुछ इसमें नीतियाँ हैं। अब देखिए 29 सब्जेक्ट्स हैं पंचायत जो अपनी ग्रामीण स्वशासन है उसके पास। ठीक है। इसमें जैसे आपका ऑब्वियस होता है, कृषि होगा, भूमि विकास होगा, भूमि सुधार होगा, भूमि संगठन, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य भूमि विकास, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग, वन जीवन, कृषि, खेती, लघु वन उपज। ठीक है। फिर लघु उद्योग, खादी, ग्राम कुटीर, ग्रामीण विकास, पीने वाला पानी, ईंधन तथा पशु चारा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाजार मेले, सांस्कृतिक कार्य, पुस्तकालय, वयस्क और गैर वयस्क औपचारिकता, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गैर परंपरागत स्रोत, ग्रामीण विद्युत जिसमें विद्युत विभाजन समाहित हो, सड़क, पुल, तट, जलमार्ग, अन्य संचार के साधन का निर्माण करना। फिर इसके बाद आप देखिए, इसके बाद और क्या है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं, पारिवारिक समृद्धि, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक समृद्धि, विकलांग व मानसिक रोगियों की समृद्धि निहित है। कमजोर वर्ग की समृद्धि, विशेषकर SC ST वर्ग शामिल है। लोक विभाजन पद्धति, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। तो ये सब जो है ये 29 विषय इसके अंडर में आता है। अब अगला है हमारा म्यूनसिपैलिटीज़। तो हम देखते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये पार्ट 9A है। ठीक है। ये 243P से 243Z तक ये जाता है। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 से ऐड हुआ। ठीक। इसके अलावा अगर आप देखें इसमें और क्या क्या है, तो जो आर्टिकल्स हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए 243P से चालू होता है ये। तो अगर आप P में देखेंगे तो इसमें भी डेफिनेशन है म्यूनसिपैलिटीज़ वाली, जो भी जैसे कि आप नगर पालिका की क्या डेफिनेशन है, फिर नगर परिषद की क्या डेफिनेशन है, फिर आपका नगर निगम की क्या डेफिनेशन है। फिर आप देखिए 243Q में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था इधर कि आपका ग्राम वाले में क्या होगा, पहले ग्राम पंचायत होगा, फिर जनपद होगा, फिर जिला होगा। तो इसमें क्या होगा, नगर पंचायत होगा, फिर नगर पालिका होगा, फिर नगर निगम होगा। ठीक है। अब देखिए ना, गांव जो है, अब गांव से कोई जिला भी है, तो जिला से जो जिला है, पंचायत वाला जिला है, वो कितना विकसित होकर के एकदम थोड़ी ना नगर निगम बन जाएगा। फिर 243R कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ की यही मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा, सदस्यों का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, अध्यक्ष का कैसे इलेक्शन होगा, ये सब के बारे में। फिर 243S में क्या बोलता है कि कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमिटीज़। ठीक है। फिर T में क्या बोला, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन म्यूनसिपैलिटीज़। U क्या बोलता है, टेन्योर कितना होगा।
ठीक है। फिर आपका वी क्या बोलता है कि जो मेंबर्स हैं उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी यदि वो 21 साल से कम के हैं तो। डब्ल्यू क्या बोलता है, उनको बोलता है कि पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास ये सब है। एक्स उनको बोलता है कि पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाय म्यूनसिपैलिटीज। वाई आपका बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर म्यूनसिपैलिटीज। वहाँ आई में था, यहाँ वाई में है। जेड आपका ऑडिट बोलता है, वहाँ जे आपका जेड में था, मतलब वहाँ आपके जे में ऑडिट था। जेड ए में क्या है, इलेक्शन है, वहाँ के में था। जेड बी में क्या है, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जेड सी में ऐसे एरिया से हटाना जैसे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से हटाना। फिर जेड डी में क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। जेड ई में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। जेड एफ में क्या है आपका, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग म्यूनसिपल लॉज, वही जो मैंने आपको उधर बताया था कि मतलब जैसे जिन जगहों पे अभी जो पुराना लॉ चल रहा है तो वहाँ अगर जब 5 साल, जितने साल उनको वहाँ पे नगर पालिका नगर निगम जो भी उनका चलता है इतने साल, उतने साल जैसे कंप्लीट हो जाए तो फिर ये इस पंचायती राज के थ्रू उसका फिर वो चलेगा, म्यूनसिपैलिटीज़ के थ्रू उनका प्रशासन चलेगा। 243 जेड जी में क्या बोला है कि भाई जो कोर्ट है ना वो दखल अंदाजी नहीं करेगा हमारे मैटर में, ठीक है। देखिए अब शहरी संगठनात्मक संरचना, पहले नगर निगम देख लेते हैं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए गठित है। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि लगभग लगभग 17 के आसपास नगर निगम हो गए हैं, ठीक है। जैसे मुख्य मुख्य आप जैसे इंदौर देखिए, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, ठीक है। रीवा, सतना, सागर, सिंगरौली, ठीक है। फिर भिंड अभी नया बना हुआ है। इसके बाद आपका खंडवा हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका छिंदवाड़ा हो गया। तो इस तरीके से ये आप याद रखिए। यहाँ पे जो प्रमुख होता है जिसका उसको महापौर बोलते हैं, सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होता है। और प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो नगर आयुक्त होता है, वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। इसके अलावा नगर परिषद जो होती है वो 20,000 से 1 लाख के बीच की आबादी वाले मध्यम आकार के शहरों के लिए होती है। इसका अध्यक्ष जो होता है वो डायरेक्ट चुना, मतलब नगर पालिका अध्यक्ष जो होता है तो कहीं डायरेक्ट इलेक्शन भी हो जाता है नगर पालिका अध्यक्ष का, ठीक है। अन्यथा होता क्या सीन है कि जो लोग बैठे हुए हैं ना उन्हीं से उन्हीं उन्हीं के बीच में से वोटिंग करा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनते हैं। फिर कार्यकारी प्रमुख न्याय मुख्य नगर अधिकारी जो होता है सीएमओ होता है, वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है। मतलब वो जो है पीएससी वगैरह से सिलेक्शन होता है। फिर नगर परिषद या नगर पंचायत, ठीक है, ये 20,000 से कम आबादी वाले छोटे शहरों या संक्रमणकालीन क्षेत्र जो गांव शहर है समझ में नहीं आ रहा वहाँ होता है। यहाँ सीएमओ द्वारा प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन किया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए इनकी कुछ शक्तियाँ भी हैं और कार्य भी हैं इनके, तो 12वीं अनुसूची में ये सब बताया गया है। तो प्रशासनिक शक्तियाँ क्या हैं कि स्थानीय शासन के लिए नियम बनाएंगे, विकास कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे, उसका कार्यान्वयन करेंगे, सड़क, पार्क, सामुदायिक स्थानों जैसे सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव करेंगे। फिर वित्तीय शक्तियाँ, तो संपत्ति कर, जल कर, मनोरंजन कर, ऐसे टैक्स लगाने का अधिकार है। सफाई, स्ट्रीट लाइटनिंग आदि जैसी सेवाओं के लिए शुल्क वसूलने का अधिकार है। राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है। इसके बाद इनकी आती है शक्तियाँ, आपकी विकासात्मक शक्तियाँ। ये तो विकासात्मक शक्तियाँ जो आती हैं उसमें अगर आप देखें, शहरी विकास, मलिन बस्तियों में सुधार, गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं बनाना, लागू करना, ये सब आता है। आवास परियोजनाएं, जल निकासी प्रणालियाँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी, तो ये सब विकासात्मक शक्तियाँ हैं, ये सब विकासात्मक कार्य भी हैं। सामाजिक कल्याण शक्तियाँ का कार्य क्या है, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सार्वजनिक उपयोगिताओं का प्रावधान सुनिश्चित करती हैं। महिलाएं, बच्चे और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए कल्याण कार्यक्रम का प्रबंधन करती है। फिर विनियामक शक्ति, भवन निर्माण परमिट प्रदान करना, शहरी नियोजन कानूनों का पालन सुनिश्चित करना, अग्निशमन सेवाओं और अपशिष्ट निपटान मानदंडों सहित सार्वजनिक सुरक्षा विनियमों का लागू करना, ये सभी काम करते हैं, ठीक। मतलब उनकी वो सब शक्तियाँ हैं। अब कुछ कार्य भी हैं, वो सब शक्तियाँ पढ़ रहे हैं। शहरी नियोजन, शहर के विकास, जोनिंग, बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए योजनाएं बनाना। इसके साथ ही जो आपका भूमि उपयोग है उसका विनियमन करना, निर्माण, भूमि आवंटन, इनको कंट्रोल करना और भूमि का उचित उपयोग सुनिश्चित करना। फिर आर्थिक और सामाजिक विकास,
शहरी आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए रणनीतियों को लागू करना। फिर आपका अगला है सड़क और पुल, तो सड़कों, फ्लाईओवर, पैदल मार्गों का निर्माण और रखरखाव करना। फिर जल आपूर्ति, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए, ठीक। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखना। अग्निशमन सेवाएं बेहतर होनी चाहिए। बाहरी वानिकी का और पर्यावरण का, शहरी वानिकी और पर्यावरण का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, ठीक है।